तो वक्त हो चला है 4 बजे और देखिए प्राइम टीवी पर इस समय 4 बजे की 4 बड़ी खबरें लेकर आपके साथ मैं हूं रामकृष्ण शुक्ला। शुरुआत करेंगे अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के मामले के साथ। दरअसल शराब कांड में ईडी की गिरफ्तारी के खिलाफ अरविंद केजरीवाल की याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट में एक बार फिर सुनवाई हुई। अब हाईकोर्ट शाम 4:30 यानी अब से करीब आधे घंटे बाद अपना आदेश सुनाएगा। उधर गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली मुख्यमंत्री केजरीवाल की याचिका पर जवाब दाखिल करने के लिए प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने हाईकोर्ट से और समय मांगा है। तो अब से करीब आधे घंटे बाद इस मामले में हाईकोर्ट अपना आदेश सुनाएगा, फैसला सुना सकता है। अपना फैसला फिलहाल हाईकोर्ट ने सुरक्षित रख लिया है और अब इंतजार है तो 4:30 का, जब दिल्ली की हाईकोर्ट इस मामले में अपना आदेश सुनाएगी। केजरीवाल ने ये याचिका दाखिल की थी गिरफ्तारी के खिलाफ, जिस पर यह फैसला सुनाया जाना है दिल्ली हाईकोर्ट की तरफ से। इस सो कॉल्ड शराब घोटाले की जांच में ईडी ने पिछले 2 साल में 250 से ज्यादा रेड मार लिए। वो इस सो कॉल्ड शराब घोटाले का पैसा ढूंढ रहे हैं। अभी तक किसी भी रेड में एक पैसा नहीं मिला। मनीष जी के यहां रेड मारी, संजय सिंह जी के यहां रेड मारी, सत्येंद्र जैन जी के यहां रेड मारी, एक भी पैसा नहीं मिला। हमारे यहां रेड मारी, मात्र 73,000 रुपए मिले। तो वो इस सो कॉल्ड शराब घोटाले का पैसा है कहां? अरविंद जी ने कहा है कि इसका खुलासा वे 28 मार्च को कोर्ट के सामने करेंगे। सारे देश को सच सच बताएंगे कि इस सो कॉल्ड शराब घोटाले का पैसा है कहां। उसका सबूत भी देंगे। कि सो कॉल्ड यानी कथित तौर पर जो शराब घोटाला है, आज तक इस मामले में ईडी के हाथ एक भी सुराग नहीं लगा है। एक भी भ्रष्टाचार का मामला जो है उसे सही साबित करने में ईडी की टीम नाकामयाब ही रही है। बावजूद इसके लगातार उनके खिलाफ और दिल्ली सरकार के खिलाफ ईडी की ये कार्रवाई होती रही है। लेकिन अब जो खबर है वो ये कि अब से महज करीब 25-27 मिनट के बाद दिल्ली की हाईकोर्ट अपना फैसला सुनाएगी और जिसमें बहुत कुछ चीजें साफ होने के आसार हैं। और साथ ही साथ अरविंद केजरीवाल कल कोर्ट में वो सबूत भी पेश करेंगे जिसे कथित तौर पर दिल्ली के शराब कांड में अरविंद केजरीवाल के भ्रष्टाचार से जोड़ा जा रहा है। अभिनव हमारे संवाददाता इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ लाइव जुड़ चुके हैं। अभिनव, अब से महज 25-26 मिनट का वो वक्त जब दिल्ली हाईकोर्ट अपना फैसला सुनाएगा, और क्या कुछ इस फैसले में आने की उम्मीद है अभिनव? जी बिल्कुल, देखिए ये शराब नीति से जुड़ा पूरा मामला है। ईडी ने बीते दिनों जिस प्रकार से दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को इसके तहत गिरफ्तार किया था और इनको लगातार अपनी हिरासत में रखे हुए, जिसके बाद अरविंद केजरीवाल ने जो है वो अदालत में याचिका दायर की ईडी की इस हिरासत के खिलाफ, लेकिन उनको वहां से राहत नहीं मिली। और आज एक बार फिर से शाम करीब 4:30 बजे अरविंद केजरीवाल को लेकर दोबारा से जो सुनवाई है वो शुरू होगी और अरविंद केजरीवाल के जो समर्थक हैं और जो अरविंद केजरीवाल की लीगल टीम है वो आशा कर रही है कि इस दौरान उनको कोर्ट से राहत मिलेगी। आपको बताएं कि शराब नीति मामले में जो आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह हैं, इसके अलावा मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन, वो लोग पहले से जेल में हैं और अरविंद केजरीवाल को भी ईडी ने गिरफ्तार कर लिया है। ईडी का कहना था कि हमारे पास पर्याप्त सबूत है और इसमें एक बड़े स्तर पे घोटाला हुआ है जिसको लेकर गिरफ्तार किया। लेकिन सबसे गौर करने वाली बात यह है कि अब तक ईडी जो है वो लगातार न्यायिक हिरासत बढ़ाने की मांग कर रही है कोर्ट से। ईडी का कहना है कि हमें न्यायिक हिरासत बढ़ाई जाए जिससे हम उनसे और अधिक पूछताछ कर सकते हैं। लेकिन दिल्ली के सीएम है अरविंद केजरीवाल, अगर आप ईडी के पास जो है पर्याप्त सबूत नहीं थे तो उनको किस बेस पे हिरासत में लिया गया, क्योंकि एक वो वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं। और आपने जिक्र किया संजय सिंह का, आपने जिक्र किया मनीष सिसोदिया का, इन दोनों को ही शराब कांड में गिरफ्तार किया गया है ईडी की ओर से। अभी इससे पहले हम बयान सुन रहे थे, बाइट सुन रहे थे सुनीता केजरीवाल की, जो बता रही थी कि इससे पहले जो तमाम गिरफ्तारियां ये हुई हैं केजरीवाल समेत, इसमें ईडी के हाथ एक भी ऐसा सबूत नहीं मिला है जिससे ये तमाम लोग दोषी साबित किए जा सकें। अभिनव।
जी, बिल्कुल देखिए चाहे मनीष सिसोदिया की बात करें, संजय सिंह की बात करें या सत्येंद्र जैन की बात करें, ईडी ने सभी के जो है आवास पे छापेमारी की, बैंक खाते खंगाले लेकिन कुछ मिला नहीं। सुनीता केजरीवाल ने यह भी कहा कि जब हमारे घर ईडी ने आके छापेमारी की तो उनको महज़ 53,000 रुपए जो है वो घर से बरामद हुए। अगर ईडी के पास कोई पर्याप्त सबूत नहीं है तो ईडी ने किस आधार पे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया, ये अपने आप में एक सवाल खड़ा करता है। लेकिन वहीं जो सुनीता केजरीवाल हैं उन्होंने एक और बड़ी बात आज सामने आके कही। उन्होंने कहा कि 28 तारीख यानी कि कल जो दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल हैं, वो कोर्ट के सामने आके एक शराब नीति से जुड़े मामले में का जो कथित शराब घोटाला बताया जा रहा है, इसको लेके एक बड़ा खुलासा करेंगे और वो यह बताएंगे कि ये पैसा सारा गया कहाँ। जी। अब वो किसकी ओर इशारा कर रहे हैं कि इसमें एलजी को लेके उन्होंने कुछ कहा या उनके पत्नी से बात हुई है, ये आने वाले समय में साफ होगा। लेकिन जो इसको लेके सियासत है वो लगातार जारी है। आम आदमी पार्टी जो लगातार अपने आप को ईमानदारी का बताती रही, कट्टर ईमानदार कह के जी। उसने राजनीति तो अपनी देखिए लगातार की सियासत और जो है पूरी तरीके से हावी है। कल कितने बड़े नामों के खुलासे हो सकते हैं और कितने लोग इस भ्रष्टाचार के दायरे में केजरीवाल की ओर से लाए जा सकते हैं। लेकिन यहां पर अभिनव आपसे आखिर में यह समझना चाहेंगे कि जब हाई कोर्ट ने जवाब मांगा है ईडी से, तो ईडी ने उस जवाब दाखिल करने के लिए और ज्यादा समय मांगा है, क्यों? जी, बिल्कुल देखिए ईडी जो है वो अभी फिलहाल अरविंद केजरीवाल को लेके कई चीज़ें जो है वो कोर्ट में नहीं दे पा रही है। कोर्ट अब देखने वाली बात है कोर्ट क्या ईडी की अब तक की जो कार्रवाई है उससे संतुष्ट है, क्योंकि अगर कोर्ट संतुष्ट नहीं होगा तो ऐसे में अरविंद केजरीवाल को राहत मिल सकती है और उनको जमानत दे सकती है कोर्ट, क्योंकि ईडी को पर्याप्त सबूत जो है वो कोर्ट के सामने पेश करने होंगे, जिसके बाद कोर्ट उनकी न्यायिक हिरासत बढ़ाएगा। लेकिन ईडी जो अब तक लगातार मांग कर रही है, ईडी सोर्सेज का ये कहना है कि ईडी अभी न्यायिक हिरासत और बढ़ाने की मांग करेगी, क्योंकि अब तक अरविंद केजरीवाल से पूछताछ में या अन्य तरीकों से कोई ऐसी बहुत ठोस चीज नहीं ईडी सामने रख पा रही है कोर्ट के और न्यायालय के, जिससे कि अरविंद केजरीवाल पूरी तरह से गुनहगार साबित हो जाएं। जी ठीक है अभिनव, क्या कुछ होता है इस मामले में अब से कुछ मिनट्स के बाद ये साफ हो जाएगा। फिलहाल आप इस तमाम खबर पर अपनी नजर बनाए रखिए, हम दोबारा आपका रुख करेंगे। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मथुरा में आयोजित प्रबुद्ध सम्मेलन को संबोधित किया। इसी के साथ उन्होंने अपने चुनाव प्रचार का भी शंखनाद कर दिया है। खास बात यह है कि सीएम योगी ने प्रचार अभियान का आगाज मथुरा से किया है। बता दें कि 27 से लेकर 31 मार्च तक यूपी के कई हिस्सों में बीजेपी की ओर से प्रबुद्ध सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। अपने संबोधन से पहले योगी ने श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर में पूजा अर्चना की। दुनिया के अंदर भारत को एक नई पहचान दे रहा है। दुनिया के अंदर हमारे भारत की एक नई पहचान बनी है। लोग सम्मान के साथ भारत को देखते हैं। हमारे देश के प्रति सम्मान का मतलब 140 करोड़ भारतीय दुनिया के अंदर कहीं भी जाता है तो उसके लिए दुनिया के सामने एक सम्मान देने का एक भाव उसके मन में उभरता है। ये भारत के लोग। देखिए सीएम योगी आदित्यनाथ चुनावी शंखनाद करते हुए मथुरा पहुंचे होली के बाद, और होली के उत्सव के बाद जिस तरीके से वो मथुरा पहुंचे और जिक्र किया उन्होंने कि मथुरा की होली जो है वो देश विदेश में मशहूर है, काफी चर्चा में रहती है। और इसी के साथ उन्होंने जिक्र किया रामलला के मंदिर का भी और कहा कि 500 साल बाद रामलला ने होली खेली है। तो प्रबुद्ध सम्मेलन का आयोजन किया गया बीजेपी की ओर से 27 से लेकर यानी आज से लेकर 31 मार्च तक यह आयोजन इसी तरीके से चलता रहेगा। यूपी के अलग अलग हिस्सों में लोगों में, वोटर्स के बीच में मैसेज देने की कोशिश रहेगी बीजेपी की ओर से। और मथुरा के बाद योगी आदित्यनाथ पहुंचे थे मेरठ, जहां उन्होंने प्रबुद्ध सम्मेलन को संबोधित किया है। तो योगी आदित्यनाथ पूरी तरीके से अब चुनावी मिशन में आ चुके हैं, चुनावी मोड में आ चुके हैं और कोशिश यही है कि इस प्रबुद्ध सम्मेलन के जरिए कैसे तमाम वर्गों के लोगों को जोड़ा जाए, वोटर्स को जोड़ा जाए और बीजेपी सरकार की, चाहे वो प्रदेश की हो चाहे वो केंद्र सरकार की हो, उन तमाम उपलब्धियों को उन वोटर्स के बीच में ले जाया जाए और उन वोटर्स को दोबारा से पोलिंग बूथ तक ज्यादा से ज्यादा मतदान करने के लिए प्रेरित किया जाए। तो बीजेपी का मिशन और इस चुनावी मिशन में कूद गए हैं यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ। तस्वीरें देखिए, योगी आदित्यनाथ भगवान श्री कृष्ण के चरणों में हैं, उन्हें प्रणाम करते हुए, उनका दर्शन पूजन करते हुए, आशीर्वाद लेते हुए। ये तस्वीर आपकी स्क्रीन पर योगी आदित्यनाथ
इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ अभिनव हमारे संवाददाता लाइव जुड़ चुके हैं। अभिनव, ये जो प्रबुद्ध सम्मेलन है इसके जरिए बीजेपी की कोशिश है कि तमाम वोटर्स के बीच में जाया जाए, लेकिन आखिर इस सम्मेलन के जरिए कैसे बीजेपी उन वोटर्स तक पहुंचने की कोशिश कर रही है? देखिए, ये प्रबुद्ध सम्मेलन कार्यक्रम के तहत आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो है वो मथुरा में मौजूद रहे और उन्होंने इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया। आपको बताएं कि पश्चिमी यूपी में भारतीय जनता पार्टी इस बार खासा फोकस करके चल रही है और उसी रणनीति के तहत भारतीय जनता पार्टी की जो सबसे लोकप्रिय नेताओं में से एक योगी आदित्यनाथ जो है वो अब पश्चिम के दौरे पे हैं। वो पहले आज मथुरा गए, उसके बाद अब वो मेरठ पहुंचे हैं और लगातार ये जो सिलसिला है ये 31 मार्च तक चलता रहेगा। सीएम योगी आदित्यनाथ ताबड़तोड़ रैलियां करते रहेंगे और तमाम इस तरह के जो सम्मेलन है उनको लगातार उनमें जाते रहेंगे सीएम। और पश्चिम यूपी की जो अधिकांश सीटें हैं जहां भारतीय जनता पार्टी को जो है वो जीतने में हमेशा से मुश्किल आती रही है, चाहे हम रामपुर की बात करें, चाहे हम मुरादाबाद की बात करें, चाहे हम बिजनौर की बात करें, इस तरह की जो सीटें हैं उनको लेके भारतीय जनता पार्टी इस बार खासा रणनीति तैयार कर रही है। ये 14 में से 7 लोकसभा सीटें पश्चिमी यूपी की जो आती हैं अभिनव, 7 सीटों में बीजेपी को बीते 2019 के लोकसभा चुनाव में हार मिली थी। तो बीजेपी का जो मिशन पश्चिमी यूपी से शुरू हुआ है, मथुरा से होते हुए मेरठ पहुंची योगी आदित्यनाथ, तो विरोधियों में किस तरीके का मैसेज देने की कोशिश कर रही है बीजेपी? क्योंकि मैसेज बीजेपी का यही कि भाई 80 की 80 सीटें यूपी की जीतनी है। बिल्कुल, देखिए भाजपा इस बार 80 सीटों के जीतने को टारगेट को लेकर बढ़ रही है और इसी क्रम में आपको बताएं कि भारतीय जनता पार्टी ने जो है वो आरएलडी के साथ गठबंधन भी किया है। आप देखिए, पिछला जो लोकसभा चुनाव था उसमें समाजवादी पार्टी और आरएलडी साथ में गठबंधन के तहत चुनाव लड़ी थी, लेकिन इस बार भारतीय जनता पार्टी पश्चिम यूपी में कोई किसी भी प्रकार की कह सकते हैं कमी नहीं रखना चाह रही और पूरी तरह से पश्चिमी यूपी में अपनी जमीन मजबूत करने में जुटी है। उसी के तहत भारतीय जनता पार्टी ने इस बार रालोद के साथ गठबंधन करके अब चुनावी मैदान में है और रालोद को जो है 2 सीटें दी हैं। तो कहीं ना कहीं हम देख सकते हैं भारतीय जनता पार्टी पश्चिम यूपी को काफी गंभीरता से ले रही है और पश्चिम यूपी से ही जो है चुनाव की शुरुआत होनी। प्रथम चरण का चुनाव जो 19 अप्रैल को होगा वो पश्चिम यूपी से शुरुआत हो रही, जिसमें बिजनौर की सीट की बात करें, कैराना की, पीलीभीत की, रामपुर की, मुरादाबाद की, ये सभी सीटें शामिल हैं। तो पश्चिमी यूपी जो है वो भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बड़ी चुनौती रही है और जिसका भारतीय जनता पार्टी जो है वो अच्छे से तैयारी करके चुनावी मैदान में जा रही है। जी ठीक है अभिनव, बहुत शुक्रिया इससे तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए, पश्चिमी यूपी से प्रबुद्ध सम्मेलन की शुरुआत बीजेपी की ओर से, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से, और कोशिश यही है कि कैसे भी करके 14 में से 7 सीटें लोकसभा की जो बीजेपी ने बीते चुनाव में गंवाई थी उस पर कहीं ना कहीं पकड़ को अपनी मजबूत किया जाए और उस मिशन की ओर आगे चला जाए जो बराबर बीजेपी की ओर से दावा किया जाता है 80 सीटों को जीतने का। बढ़ते आगे, यूपी में लोकसभा चुनाव को लेकर बहुजन समाज पार्टी पूरा जोर लगा रही है। बसपा जनता तक पहुंचने की पूरी कोशिश में लगी है। इस बीच मायावती के उत्तराधिकारी आकाश आनंद की भी एंट्री होने जा रही है। मायावती ने इस बार आकाश आनंद को चुनाव प्रचार की जिम्मेदारी दी है। यूपी की सियासत में धमाकेदार एंट्री के साथ आकाश आनंद ताबड़तोड़ 25 रैलियां करेंगे। यूपी में मायावती अपनी सभाएं भी करेंगी। पहले के तरीके से वो मंडलवार सभाएं करेंगे। कुछ मजबूत प्रत्याशियों के लिए उनके इलाके में सभाएं करने जा सकती हैं। आकाश आनंद भी इन सभाओं में उनके साथ शामिल हो सकते हैं। आकाश आनंद 6 अप्रैल से पहले चरण के लिए चुनाव प्रचार शुरू करेंगे। तो देखिए, जातीय समीकरण जो है वो मायावती ने बाकायदा साधा है। 25 वोटरों के नाम का ऐलान कर, और अब कोशिश यही है कि कैसे भी कर उन 25 रैलियों के जरिए जनता के बीच जाए और जनता के बीच जाने की जिम्मेदारी जो दी गई है फिलहाल के लिए वो अपने भतीजे आकाश आनंद को सौंपी है मायावती ने। और आकाश आनंद अब ये जिम्मेदारी बखूबी संभालने जा रहे हैं। 6 अप्रैल से लेकर 25 रैलियां करेंगे मायावती के लिए, बहुजन समाज पार्टी के लिए, और अपने वोटर्स को जगाने की कोशिश करेंगे। कार्यकर्ताओं में भी वो उत्साह भरेंगे कि एक बार फिर से लोकसभा चुनाव के लिए तैयार होना है। बीते लोकसभा चुनाव में बीएसपी ने 10 लोकसभा सीटें हासिल की थी और कोशिश यही है कि साइलेंट गेम खेलते हुए बहुजन समाज पार्टी विरोधियों को एक कड़ा मैसेज भी दे और 4 जून को जब नतीजे आए तो उसमें मायावती गेम चेंजर के तौर पर अपनी जो है तस्वीर सामने लेकर आए। तो इसी के तहत मायावती की ये कोशिश है।
अभिनव हमारे संवाददाता लाइव जुड़ चुके हैं इस खबर पर। अभिनव, यूपी में धमाकेदार एंट्री और 25 रैलियों को यहां पर जो है वो शामिल होंगे, 25 रैलियां करेंगे आकाश आनंद और इसकी जिम्मेदारी दी गई है मायावती के जरिए, यानी कि साइलेंट गेम कहीं ना कहीं खेलती हुई नजर आ रही हैं मायावती। जी बिल्कुल, देखिए बहुजन समाजवादी पार्टी के खेमे से ये खबर सामने आ रही है कि बसपा के जो नेता हैं, युवा नेता आकाश आनंद, वो 25 रैलियां जो हैं वो उत्तर प्रदेश में करने जा रहे हैं। मायावती के उत्तराधिकारी कहे जाते हैं आकाश आनंद, और जो बसपा के कार्यकर्ता नेता रहे हैं उनमें दोबारा से जोश भरने का काम इस बार आकाश आनंद करने जा रहे हैं। करीब 25 रैलियां उनकी प्रस्तावित हैं। उनके साथ जो बहन कुमारी मायावती हैं वो भी इस बार कई क्षेत्रों में रैलियां कर सकती, जहां बसपा के जो प्रत्याशी हैं वो कहीं ना कहीं मजबूत स्थिति में हैं। तो लोकसभा चुनाव को लेकर जहां सभी पार्टियां अपनी तैयारियां कर रही हैं, उसी क्रम में बहुजन समाज पार्टी ने भी अपनी तैयारियों पे जोर दे दिया है और साइलेंटली कह सकते हैं कि बसपा जो है वो अब इस बार भी काफी तैयारियों में जुट गई है, क्योंकि आकाश आनंद जो है वो मायावती के उत्तराधिकारी कहे जा रहे थे और मायावती के बाद जो पार्टी की बागडोर है वो आकाश आनंद के हाथ में ही रहेगी। तो आकाश आनंद इस बार अपना एक कह सकते हैं यहाँ लोकसभा चुनाव से एक बड़ी एंट्री लेने के फिराक में है और कार्यकर्ताओं से सीधा कनेक्ट होने की कोशिश कर रहे हैं। इसी के क्रम में आकाश आनंद उत्तर प्रदेश में 25 जो रैलियां हैं उनको संबोधित करेंगे। कई मजबूत सीटें हैं जहां बसपा जो है वो या तो चुनाव में लगातार बनी रहती है या फिर गेम चेंजर में भूमिका निभा सकती है। आपने देखा कई सीटों पे जो बसपा है वो लगातार गेम चेंजर की भूमिका में रही। आजमगढ़ में गुड्डू जमाली ने चुनाव लड़ा तो उपचुनाव में समाजवादी पार्टी को हार का सामना करना पड़ा था। तो ऐसी बहुत सीटें हैं जहां पे बसपा कहीं ना कहीं गेम चेंजर की भूमिका में रहती है। उसका जो अपना वोट बैंक है वो देखने लायक रहता है कि कहां जाएगा। बहरहाल जो बसपा है वो अपना वोट बैंक अभिनव, मायावती ने यूपी में ऐसे प्रत्याशी मैदान में उतारे हैं जो 2024 के चुनाव में दो धारी साबित हो सकते हैं, यानी वो कहीं इंडिया गठबंधन को नुकसान पहुंचा सकते हैं तो कहीं वो बीजेपी के लिए घातक साबित हो सकते हैं। बीएसपी की पहली लिस्ट की अगर बात करें अभिनव, तो वहां पर 7 मुस्लिम कैंडिडेट्स को टिकट दिया गया था, वहीं दूसरी लिस्ट में पार्टी ने किसी भी मुस्लिम प्रत्याशी को टिकट नहीं दिया। यानी इन 25 सीटों पर सुरक्षित सीट को अगर छोड़ दें तो बाकी सीट पर ब्राह्मण, राजपूत और जैन उम्मीदवार बनाए गए। यानी कि मैसेज साफ है कि बीएसपी इन 80 सीटों के मुकाबले में वाकई में बनी हुई है, भले ही विरोधी उसे दरकिनार करें। अभिनव, बिल्कुल, देखिए बीएसपी जो है वो इस बार एक नई रणनीति के तहत चुनावी मैदान में उतर रही। बीएसपी ने जब पहली सूची जारी की तो 14 में से जो 7 हैं वो उम्मीदवार उन्होंने मुस्लिम समाज से दिए, लेकिन जब दूसरी सूची बीएसपी के सामने आई तो मुस्लिम कैंडिडेट था ही नहीं उसमें एससी कैंडिडेट थे जो एससी सीटें हैं। इसके अलावा बात करें तो ब्राह्मण समाज से नेता थे और राजपूत समाज के भी नेता हैं। तो ये एक बीएसपी जो है वो एक अलग से उसकी ये रणनीति रही है। वो इस बार अलग जाति समीकरण बैठा के मैदान में उतर रही है। इसमें वो ब्राह्मणों का साथ लेना चाह रही है, इसमें वो कह सकते हैं कि दलितों का साथ लेना चाह रही और मुसलमानों का साथ लेना चाह रही। ये 3 जाति समीकरण ऐसे हैं जिनको बीएसपी अपने पक्ष में भुनाने में जुटी है और इनको लेके मैदान में उतर रही है। फिलहाल की बात करें, भले ही बीएसपी को लोग अभी फिलहाल कम आंक रहे हैं या उनका ऐसा मानना है कि बसपा लड़ाई से बाहर है, लेकिन बसपा लड़ाई से बाहर तो नहीं है और लड़ाई में लगातार बनी भी है और गेम चेंजर की भूमिका में बसपा लगातार दिखाई भी दे रही है। क्योंकि देखिए बसपा जो है वो अपने यहाँ से आपसे ये चीज समझना चाहेंगे कि 2014 में इसी बहुजन समाज पार्टी की 0 सीटें आई थी लोकसभा में, 80 में से 0 सीटें आई थी, तब भी वो अकेले लड़ी थी। 2019 में उन्हें बबुआ का साथ मिला था, अखिलेश का साथ मिला था, तब उन्होंने 10 सीटें हासिल की थी। अभी 2024 में वो एक बार फिर से अकेले चुनाव लड़ रही हैं। तो क्या कहीं ना कहीं बहुजन समाज पार्टी को साथ लड़ने से फायदा होता, अकेले लड़ने से नुकसान होता है क्या? बिल्कुल, देखिए इसको तो क्योंकि बहुजन समाज पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसने उत्तर प्रदेश के इतिहास में पहली बार अकेले जो सरकार बनाई के दिखाया। क्योंकि 2008 वाला विधानसभा चुनाव था तब बहुजन समाज पार्टी ने चुनाव जीता और 2012 तक सत्ता चलाई, लेकिन 12 से जो पार्टी सत्ता में बाहर हुई उसका 2022 के विधानसभा चुनाव यानी कि 10 साल में उसका जो है वो सिर्फ एक विधायक उमर शंकर सिंह जीत के आए। तो बहुजन समाज पार्टी जब अकेले लड़ी है तो उसको चुनाव में घाटा हुआ है, लेकिन जब साथ में लड़ी, चूंकि आपने बताया 2014 में किस प्रकार से बहुजन समाज पार्टी सीटें नहीं जीत पाई, लेकिन वहीं 2019 की बात करें जब समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी ने साथ में गठबंधन लड़के चुनाव लड़ा तो बसपा ने 10 सीटों पे जीत हासिल की। हालांकि समाजवादी पार्टी को उसमें नुकसान हुआ, उनका मानना था कि बसपा का वोट उन्हें ट्रांसफर नहीं हुआ और समाजवादी पार्टी 5 पर ही रह गई। लेकिन बसपा इस बार अकेले चुनाव लड़ने की तैयारी में है और बसपा एकला चलो का जो फॉर्मूला है उसको अपना के लगातार मैदान में जा रही है। देखने वाली बात यह है कि बसपा का ये जो एकला चलो का कार्यक्रम है ये इनका कितना सफल होता है, क्योंकि बहुजन समाज
बहुत शुक्रिया अभिनव इस तमाम जानकारी के लिए। तो ये थे हमारे संवाददाता अभिनव जो इस खबर पर ज़्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़े हुए थे। जिस शहर में आने से पहले अपनी अकड़ को लोग अपनी जेब में रख लेते हैं, महोदय जी बस हम उसी शहर से बिलोंग करते हैं। इस डायलॉग के साथ एक युवती का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। युवती हाथों में असलहा लेकर हाईवे पर लहराते हुए दिख रही है। मामला आजमगढ़ का है। वीडियो सामने आने के बाद पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। सोशल मीडिया पे एक वीडियो संज्ञान में आया है जिसमें युवती वेपन के साथ नज़र आ रही है। इसकी जांच इंस्पेक्टर देवगांव को सौंपी गई है। इसमें ये पता करेंगे कि ये कब का वीडियो है और किसके द्वारा ये बनाया गया है। इसके अलावा ये वेपन असली है अथवा नहीं। अगर ये असली निकलता है तो इसके मालिक के विरुद्ध भी कार्रवाई होगी और वेपन के कैंसिलेशन की कार्रवाई भी पुलिस के द्वारा की जाएगी। इसकी समस्त जाँच इंस्पेक्टर देवगांव को सौंपी गई। जाँच रिपोर्ट आने के उपरांत इनके ऊपर जो बनाने वाले और जो इसमें युवती है इनके विरुद्ध नियमानुसार दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। उड़ा रही है जांच की चिड़िया, लेकिन सवाल यही है कि इस मामले में कार्रवाई होगी तो कब, क्योंकि चुनावी आचार संहिता लागू है। और उसी बीच यूपी के आजमगढ़ से एक ऐसी तस्वीर वायरल होती है जो यूपी की कानून व्यवस्था को खुलेआम चैलेंज करती हुई नजर आती है और बतला रही है कि देखिए किस तरीके से लोग यहाँ आने से पहले अपनी अक्कड़ को अपनी जेब में रख लेते हैं। और ये एक महिला का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। हाथों में देखिए किस तरीके से पिस्टल लहराते हुए, और ये देखिए पिस्टल लहरा रही है और बतला रही है कि आजमगढ़ आने से पहले लोग अपनी अक्कड़ को अपनी जेब में रख लेते हैं। फिलहाल पुलिस कार्रवाई की चिड़िया, जांच की चिड़िया उड़ा रही है। सवाल यही है कि आखिर कार्रवाई होगी तो कब। तो फिलहाल 4 बजे की 4 बड़ी खबरों में इतना है, लेकिन बने रहिए प्राइम टीवी के साथ। कुछ भाव पुष्प। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। प्रॉब्लम्स थी जो मेरे को स्टेप्स चढ़ते हुए प्रॉब्लम थी, वो अब आई थिंक सो 70% इज इम्प्रूव्ड। ठीक है, मेरे को एंकल में प्रॉब्लम थी एंड मेरे को नसेस मसल्स प्रॉब्लम थी, जो मसल्स में काफ़ी पेन रहती है, जो अब की इस टाइम पर एक बार मैंने लिया, मैं लास्ट टाइम आया था, उसके बाद मैं अब दोबारा लाया हूँ, तो ऐसे 70% इज इम्प्रूव्ड, जो कि डॉक्टर नहीं कर सका। मैंने हाँ मतलब मैं गंगा राम के हॉस्पिटल के डॉक्टर से तकरीबन 2 साल तक ये ट्रीटमेंट करा था, उनको समझ ही नहीं आया ये प्रॉब्लम क्या है। दैट इज अब बेटर है। छूट नहीं पाएगी अब यूपी की कोई भी खबर, क्योंकि हर खबर